हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को डे 1 में बताने वाली हूँ सिलाई मशीन के बॉडी पार्ट्स के नेम और हम खुद से अपनी मशीन की रिपेयरिंग कैसे कर सकते हैं, ये मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहे और जानते हैं कि हमारी मशीन के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको क्या क्या कहते हैं और किस किस नाम से जानते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये बेसिक सी बात है, लेकिन ये सभी लोग जानते होंगे कि कौन से बॉडी पार्ट्स को हम क्या कहते हैं। बस हम यूज तो करते हैं लेकिन हमें उनके नाम नहीं पता। तो आज हम उन सभी के नाम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को क्या क्या कहते हैं मशीन के। तो ये मेरी बेसिक मशीन है और ये जो घर में हमारी डेली यूज में सिलाई की मशीन होती है बेसिक, तो ये मैंने उसी पर पैर रखवाए हुए हैं। अम्ब्रेला मशीन नहीं है, ये बेसिक सिंपल मशीन है, मैं इसी का यूज करती हूँ और मेरी काफी अच्छा वर्क करती है ये। तो अब मैं इसकी आपको एक बार रिपेयरिंग बता देती हूँ, रिपेयरिंग के बाद मैं इसमें ऑयलिंग करना बताऊंगी। तो चलिए जो हम रिपेयरिंग करेंगे इसकी, तो पहले ये हटा लेंगे हम, इसकी जो बेल्ट होती है उसको रिमूव कर लेंगे इस तरीके से। मैंने बेल्ट को रिमूव कर लिया है। अब मैं इसको इस तरीके से उठाऊंगी, अच्छे से इस तरीके से उठा के रखूंगी। अभी आपको इसका दिख रहा होगा पूरा नीचे का पार्ट, आसानी से दिख रहा होगा आपको। ये मैं एकदम जूम करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये हमारा टेसल साइड वाला पार्ट है। थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ मैं इस तरीके से। ये वाला जो पार्ट है हमारा मशीन का, हम यहाँ पर जो ये पेंच है ना, देखो इस साइड से दिख रहे होंगे ये वाले पेंच, इनको हम खोल लेंगे पहले। सबसे हम इन्हें खोल लेंगे यहाँ से इस तरीके से, स्क्रू ड्राइवर से या पेंचकस वगैरह जो भी हो आपके पास, उसकी सहायता से ये पेंच को खोलेंगे अच्छे से। काफी टाइट हो रखा है ये। इस तरीके से मैं पेंच खोल लूंगी, इसके दोनों शटल के दोनों पेंच खोल लेंगे हम। ये हमारा शटल होता है, इस तरीके से इसके दोनों पेज खोल लेंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे अच्छे से। ये देखिए हमने ये हमारा पूरा निकाल लिया है इस तरीके से बाहर। इसका भी मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले अब मैं इस पे बता देती हूँ आपको। इसमें ऑयलिंग भी करना अभी बता दूंगी, क्योंकि बाद में देखिए जब हम ना इसके हैंडल को इस तरीके से घुमाएंगे ना, तो जो भी पार्ट हमारा घूम रहा है, जैसे कि ये वाला पार्ट घूम रहा है, तो इस वाली रोड पर जहां पर भी आपको ये होल है, जैसे कि ये होल है, तो इसमें ऑयलिंग करेंगे हम। एक ये वाला होल है तो इसमें ऑयलिंग कर लेंगे। एक एक बूंद डालें, क्योंकि नहीं तो नीचे को हमारा ऑयल निकलेगा और हमारे पैरों पर जाएगा। इस तरीके से इस होल में डाला हमने ऑयल, इस होल में डाला, और जो भी पार्ट हमारा घूम रहा है ना, यहाँ से हम यहाँ पे थोड़ा ऑयल डालेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे छोटा सा होल है, उसमें इस तरीके से ऑयलिंग करेंगे। जहाँ पर ये स्क्रू है वहां पर ऑयलिंग करेंगे। यहाँ पर ये वाला स्क्रू है, इस पर ऑयलिंग करेंगे, ताकि जब हमारे ये स्क्रू घूमते हैं, देखिए ये घूम रहा है ना, जो भी स्क्रू, क्योंकि उसे मूवमेंट में इजी होगा अगर उसमें ऑयलिंग होगी। देखिए ये यहाँ पर एक होल है, इसमें ऑयलिंग करेंगे हम अच्छे से प्रॉपर इस तरीके से। मैंने अभी 3-4 दिन पहले भी ऑयलिंग की थी। आपको हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग करनी चाहिए मशीन की। इस तरीके से मैं इसमें ना यहाँ पर ऑयलिंग करते हैं हम, और इसे यहाँ से अच्छे से क्लीन कर लेंगे प्रॉपर, इसके हर पार्ट्स को। देखिए क्योंकि मशीन का जब हम डेली यूज करते हैं ना, तो उसके लिए हमें मशीन की सफाई रखना भी जरूरी है। कोई कुछ भी खराब फैब्रिक होगा ना, तो उससे अच्छे से इसे क्लीन कर लेंगे। इसमें ब्लैक फैब्रिक है, दिखेगा नहीं तो मैं आपको डस्ट भी दिखाती, क्योंकि लेकिन इतना डस्ट नहीं होगा इसमें, क्योंकि मैंने ये 3-4 दिन पहले ही क्लीन की थी। इस तरीके से मशीन को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे, कुछ भी डस्ट वगैरह नहीं रखनी है। और जो ये हमारे यहाँ पे टीथ होते हैं, इस तरीके से मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ से ये हमारे टीथ होते हैं ना, जो हमारे ब्रश होते हैं ना, छोटे वाले मेरे पास अभी नहीं है,
पास में जो हमारे टूथब्रश वाले ब्रश होते हैं, कुछ ब्रश खराब हो जाते हैं, तो उसके यूज से ना हम इन्हें क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ब्रश की सहायता से क्लीन कर लेंगे, थोड़ा इसे पूरा क्लीन कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे और कुछ नहीं खोलना है, कहीं का भी पेस्ट नहीं खोलना है, जो खोलना था मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर इस तरीके से हम ऑयलिंग कर लेंगे प्रॉपर अच्छे से, जैसे मैंने अभी आपको बताई है। ये हमारे नीचे की पार्ट की ऑयलिंग हो जाएगी। और अब मैं आपको एक बार शटल का बताऊंगी। तो ये होती है हमारी शटल और ये होता है हमारा बॉबिन, इसे हम बॉबिन बोलते हैं। ये हमारा बॉबिन केस होता है और ये हमारी शटल होती है। तो देखिए मेरी शटल में धागा फंसा हुआ है इस तरीके से। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी शटल को इस तरीके से इससे निकालना है। ये अच्छे से इस तरीके से भी निकल जाता है और इसके धागे को क्लीन कर लेना है। इसमें धागा फंसा था। इस तरीके से कोई भी नुकीली चीज ले लेंगे। मेरे पास ये सीम डायपर था तो मैंने ये यूज कर लिया। और ये ना कोने से एकदम बिल्कुल इस तरीके से, ये देखिए क्लोज से एकदम इस तरीके से ना कोने कोने से एकदम क्लीन कर लेंगे। ये अभी मैंने क्लीन की थी 4-5 दिन पहले, या शायद 3 ही दिन हुए होंगे, तो इसलिए ये बिल्कुल क्लीन है, कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं तो यहाँ पर काफ़ी सारी डस्ट थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं ऐसा कुछ स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मैं आपको पूरी गंदी मशीन दिखाती और तब रिपेयर करती, तो आपको भी पता लगता कि किस तरीके से हमने गंदगी साफ़ की है। लेकिन अभी भी मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से एकदम कोने कोने को क्लीन कर लेना है अच्छे से। इस तरीके से क्लीन कर लेंगे और इस तरीके से क्लीन करने के बाद हमने वापस से इसको, और अगर इसका भी मैं बताती हूँ किस तरीके से खोल के एकदम क्लीन करना है। इस तरीके से इस पेज को खोलेंगे हम अच्छे से। मैं बहुत डीपली बता रही हूँ एकदम, मैं चाहती तो शॉर्ट में भी बता सकती थी, लेकिन मुझे आपको एकदम डीपली चीज़ें सिखानी है, एकदम प्रॉपर किस तरीके से करना है। और इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। यहाँ से मैंने अभी इसमें ऑयलिंग की हुई थी ना, तो इसलिए दिख रहा है एकदम क्लीन। अगर आपने ऑयलिंग नहीं की होगी तो यहाँ पे डस्ट या फिर जंग वगैरह भी दिख सकती है। तो इसे पूरा खोल के अच्छे से तब क्लीन करेंगे और इसको वापस से सेट करेंगे हम। और अगर आपका थोड़ा बहुत जंग होना तो आप इसको ना ऐसे पूरी रात को सोक करके ऑयल में रख सकते हो, या फिर हल्का हल्का ऑयल लगाकर उसके बाद आप ये चीज़ें सेट करें। इस तरीके से सेट कर लेंगे, इसको वापस इस तरीके से रखेंगे हम। ये हम इसे इसमें अच्छे से इस तरीके से सेट करूँगी प्रॉपर तरीके से एकदम। ये हम बाद में भी सेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है इसमें। मैं आपको एक बार दिखाई देती हूँ इस तरीके से सेट करके। इसमें स्लिप हो रहा है, ऑयलिंग हुई हुई है ना, इस वजह से स्लिप हो रहा है बार बार। तो मैं एक बार आपको इस तरीके से हो गया सेट। ये ऐसे सेट कर लेंगे अच्छे से। ये इसमें प्रॉब्लम ही कर रहा है, ये हम बाद में ही सेट करेंगे क्योंकि मेरे मशीन में यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। तो अभी कोई मशीन का ऐसा, लेकिन इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो मैं अभी इसे यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा देखते हैं, कुछ दिनों बाद चेंज करूँगी। अब इस तरीके से हमने ये वाला स्क्रू ना तो टाइट करना है ज़्यादा और ना ही लूज छोड़ना है। और अब मैं इसे पेंचकस से कस लूँगी थोड़ा अच्छे से। ना तो टाइट छोड़ना है और ना ही लूज छोड़ना है ज़्यादा। इस तरीके से ये हमारा हो चुका है। और ये वाला जो साइड है ना हमारा, इस साइड होना चाहिए, ना कि इस साइड। तो इस तरीके से हमने ये पकड़ना है, इस तरीके से यहाँ पे कॉर्नर्स पे लगाना है इसके, और धीरे धीरे इस तरीके से घुमाते जाना है इस तरीके से अच्छे से। ये हमारा सेट हो गया इसमें। और देखिए हमारा ये स्मूथ घूमना चाहिए एकदम, बिल्कुल कहीं भी अटकना नहीं चाहिए। इसका मतलब हमारा शटल बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये इतना स्मूथ घूम रहा है, बिल्कुल देखिए बिल्कुल स्मूथ घूम रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कहीं भी अटक नहीं रहा कुछ भी, एकदम जैसे मैं फिंगर्स राउंड कर रही हूँ तो ये एकदम घूम रहा है, मूवमेंट कर रहा है। इस तरीके से हमने करना है। अब हम इसे लगाएंगे कैसे, इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ एक बार। अब मैं इसमें शटल को फिक्स कैसे करना है वापस से वो दिखाऊंगी आपको। इस तरीके से रखेंगे हम इसको घुमा के, थोड़ा यहाँ पर फिंगर लगाई हुई है मैंने ताकि ये घूमे ना अच्छे से, प्रॉपर घुमा के देखेंगे, सेट कर लेंगे अच्छे से। और ध्यान रखिए आप सुई ना तोड़ दे, इस चक्कर में कई बार ना सुई टूट जाती है जब आप हैंडल को अच्छे से होल्ड करके नहीं रखते। ये अच्छे से मैंने फिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें जो इसके स्क्रू थे वो लगा लूंगी प्रॉपर तरीके से एकदम।
और मैं चीज़ों को काफ़ी डीपली बता रही हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ आए चीज़ें। इस तरीके से अब मैं इसे स्क्रू से कस लूँगी। ना तो ये स्क्रू हमें ज़्यादा टाइट कसना है और ना ही ज़्यादा लूज कसना है, नॉर्मल एकदम रखना है, क्योंकि कई बार ज़्यादा टाइट भी कर देते हैं ना तो फिर खोलने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ना ज़्यादा टाइट करना है ना ज़्यादा लूज करना है। इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट इतना कंप्लीट हो गया। ऑयलिंग मैंने आपको बता दी है जिस तरीके से करनी है। और हम अब अपनी इसको वापस से उठाएंगे। अब मैं आपको इसमें ऊपर के साइड ऑयलिंग बता देती हूँ। इस तरीके से वापस से सेट करेंगे इसे अच्छे से। ये हम इसमें ऊपर के साइड ऑयलिंग कैसे करते हैं, ये हमारे जो होल है ना ये वाले, इन सब में हमें ऑयलिंग करनी होती है। जो इसके हेड पर होल है तो इसमें हम 1-1 ड्रॉप डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1-1 ड्रॉप डालेंगे। क्योंकि ज़्यादा अगर हम ऑयलिंग कर देते हैं ना तो काफ़ी टाइम तक जब हम कपड़े जैसे अगर हम नेक्स्ट डे स्टिच करने बैठेंगे तो हमारे सारे कपड़े पर ऑयलिंग आएगी, और ज़्यादा ऑयलिंग होगी तो फिर वो हमारी 2-3 दिन तक लगातार फैब्रिक पर भी ऑयलिंग आती है, जिससे हमारा फैब्रिक भी खराब हो जाता है। तो इस तरीके से इस होल में ऑयलिंग करनी है, इसमें मतलब जितने भी हमारे इस तरीके से होल है इन सभी में हमें ऑयलिंग करनी है। और इस तरीके से यहाँ पे भी हम एक एक बूंद ऑयल डालेंगे इस तरीके से अच्छे से, और थोड़ा इसे फिर चला कर देखेंगे। इस तरीके से हमने इसमें इन सभी होल्स में ऑयलिंग कर दी है। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है, इसमें भी हम ऑयलिंग करेंगे। इस तरीके से अच्छे से ऑयलिंग की हमने ये। और मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमारा ये हैंडल होता है ना, ये वाला यहाँ पे हैंडल होता है, मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ, कई बार यहाँ तक स्टैंड नहीं जाता। तो यहाँ पर ना, यहाँ पर जो हमारी एक फिरकी होती है तो इसमें भी हमें ऑयलिंग करनी है। हम 1-2 बूंद ना ऑयल की डाल देंगे इस तरीके से। यहाँ पर एक होल होता है छोटा सा, वहाँ पे इस तरीके से ना हमारे यहाँ पे ना ये जो पार्ट है इसमें भी एक सेक्शन होता है। ये मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रू होता है हमारा, देखिए, जिसकी सहायता से ये घूमती है। तो उसमें भी आप ऑयलिंग कर लेंगे। जो ये वाला हमारा स्क्रू होता है ना, ये वाला, इसमें भी हमें 1 से 2 ड्रॉप ऑयलिंग करनी है। इस तरीके से यहाँ से हमने ऑयल डालना है, 1-2 ड्रॉप डालनी है बस, ज़्यादा नहीं, ताकि ये स्मूथ हमारा जो व्हील है वो घूमे स्मूथली एकदम। और जो हमने पहले ऑयलिंग की थी वो यहाँ से, देखिए आपको होल नज़र आ रहा होगा, उस होल में की थी। तो इस तरीके से हमारा ये एकदम स्मूथ चलेगा। और इसमें मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ बैक पार्ट से। यहाँ से भी हमने ये ऊपर करना है इस तरीके से अच्छे से, और 1-2 ड्रॉप ना यहाँ से डालनी है। जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला इसमें 1-2 ड्रॉप यहाँ से ऑयलिंग करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, 1-2 ड्रॉप ही करनी है। और यहाँ पे भी इस मशीन में मेरी यहाँ पे होल है एक, ये वाला जो स्क्रू वाला, ताकि ये स्क्रू पे जंग ना लगे। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम ऑयलिंग कर देंगे इस मशीन में। तो अब मैं बताने वाली हूँ मशीन के जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। ये मशीन की पूरी बॉडी होती है, इसे मशीन का हेड बोलते हैं हम। तो इसमें मैं सारे एकदम पॉइंट टू पॉइंट एक एक पार्ट बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेस प्लेट, ये क्या होती है और कहाँ पर होती है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। ये वाली जो प्लेट है ना, ये स्टील की होती है, सभी मशीनों में स्टील की होती है ये हमारी फेस प्लेट होती है। और इसमें कहीं पर भी कोई स्क्रू नहीं होगा, सिर्फ एक स्क्रू होगा, इसी की मदद से ये मशीन पर अटैच होती है, इसे हम फेस प्लेट कहते हैं। सेकंड होता है हमारा प्रेशर फुट बार। तो जो ये वाला होता है ना, ये देखिए ये वाला, ये प्रेशर फुट बार होता है। ये प्रेशर फुट बार का काम होता है कपड़े को दबाना। अब और ये हमारे होते हैं प्रेशर फुट। तो जो प्रेशर फुट बार होता है उसी से प्रेशर फुट अटैच होते हैं। और जब इस तरीके से देखिए ये मूवमेंट भी करता है, जब हम प्रेशर फुट को ऊपर उठाएंगे तो ये थोड़ा ऊपर होगा, जब हम इसे नीचे करेंगे तो ये थोड़ा नीचे हो जाएगा। अब ये किसकी मदद से करते हैं हम?
तो ये हम करते हैं प्रेशर फुट लिफ्टर की मदद से। तो अब ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इस तरीके से जो ये होता है ना हमारा, ये प्रेशर फुट लिफ्टर होता है। जब हम इसे ऊपर करते हैं तो ये हमारे प्रेशर फुट होते हैं ना, देख रहे होंगे आप, ये हमारे ऊपर के साइड उठ जाते हैं। यानी कि जब हमें कपड़ा निकालना होता है तो हम इसे ऊपर कर देते हैं, और जब हमें कपड़ा रखना होता है इसमें तो इस तरीके से नीचे करते हैं, तो कपड़े पर दबाव आ जाता है। तो हम इसे कपड़े का दबाने का काम करता है। ये तीनों चीजें एक दूसरे से अटैच होती हैं। प्रेशर फुट लिफ्टर, प्रेशर फुट और प्रेशर फुट बार, ये तीनों चीजें एक दूसरे से अटैच होती है। तो इन तीनों चीजों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तीनों चीजें क्लियर होगी एकदम। अब आएगी हमारी निडल बार। ये वाली जो होती है हमारी निडल बार होती है। ये इस तरीके से एक छड़ होती है जिससे हमारी सुई जो होती है वो अटैच होती है। और जब हम इसे ना ऊपर नीचे करते हैं तो ये जैसे हम हैंडल चलाएंगे मशीन का तो ये भी ऊपर नीचे होगी। इससे हमारा बखिया बनता है, यानी कि हमारी स्टिच बनेगी। और इससे हमारी स्टिच होती है। जब हमारी सुई ऊपर नीचे होगी तो स्टिच होगी। तो ये हमारी निडल बार होती है। ये जो रोड होती है ना हमारी, ये वाली जो ऊपर से मैंने दिखाया था आपको निडल बार करके, तो ये नीचे जो है यहाँ पे इस तरीके से होती है। ये इसी के नीचे इसी से अटैच होती है निडल क्लैंप। इसमें हमारी जो सुई होती है ना वो फिट होती है। और ये हमारा निडल स्क्रू होता है इस तरीके से। इस स्क्रू की सहायता से हम सुई को इसमें फिट कर देते हैं अच्छे से, प्रॉपर तरीके से एकदम। ये देखिए यहाँ पर इसमें ना सुई लगाने के लिए स्पेस भी दिया होता है। इस तरीके की शेप दी होती है, इसमें हम सुई फिट करते हैं। और ये स्क्रू होता है हमारा। तो यहाँ से आपको इतनी क्लियरिटी मिल गई होगी। मैं एक एक पार्ट डीपली बता रही हूँ आपको। इसे हम, जो ये होता है पॉइंट, इसे हम थ्रेड टेकअप लीवर कहते हैं। और इसमें ना हमारा ऊपर से धागा आता है और इसमें को धागा पिरोया जाता है। तो इसकी मदद से जो हमारा धागा है ना वो कस जाता है, और जितना हमारी सुई को चाहिए उतना धागा जाता है खींचकर। जैसे फंदे कसे जाते हैं ना, जब हम बुनाई वगैरह भी करते हैं तो फंदे कसे जाते हैं, तो वो काम करती है ये हमारा थ्रेड टेकअप लीवर, इसे हम बोलते हैं। ये इस तरीके से जब हम हैंडल को मूव करते हैं ना तो ये भी इस तरीके से मूव होता है। निडल भी मूव होगी, ये भी मूव होगा। और ये देखिए ये वाला भी जो हमारा ये है निडल बार, ये भी मूव होता है इस तरीके से। और ये जो पार्ट है ये, इसे हम टेंशन डिस्क बोलते हैं। इसमें इस तरीके से 2 डिस्क लगी होती है। थोड़ा लूज करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये इस तरीके से 2 डिस्क लगी होती है आपस में, और ये एक पेंच होता है और ये स्प्रिंग होता है। और जब इस तरीके से हम इसे कसते हैं तो ये आपस में मिल जाती है, अच्छे से कसते हैं। इसे इतना कसना होता है कि धागे में ज़्यादा भी कसाव ना हो और कम भी। ये धागे में कसाव देती है और ये धागे के कसाव को फिक्स रखती है कि कितना कसाव हमें रखना है। इसे टेंशन डिस्क बोलते हैं। और ये वाली जो प्लेट होती है इसे हम निडल प्लेट बोलते हैं। इसी के बीच में एक होल होता है, उसी के अंदर से सुई नीचे की तरफ जाती है और फंदा लेकर ऊपर की तरफ आकर एक स्टिच बनाती है। और ये जो नीचे इसके दार होते हैं ना, इसे फीड डॉग बोलते हैं। और ये जब हम मशीन को चलाते हैं, कपड़े को दबाते हैं और जब मशीन को चलाते हैं ना तो ये आगे पीछे होते हैं। तो इसकी मदद से कपड़े को खिसकने में मदद मिलती है। जैसे हम स्टिच करते जाएंगे कपड़ा पीछे की ओर खिसकते जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे फीड डॉग होते हैं। इन्हें फीड डॉग बोलते हैं। आम भाषा में बोले तो दांते भी बोल सकते हैं हम। और ये जो प्लेट होती है इसे हम स्लाइड प्लेट बोलते हैं। इसकी मदद से हमें मशीन को ऊपर नहीं उठाना पड़ता बार बार, यहीं से हम इसे खिसकाते हैं। ये मेरी थोड़ी टाइट लगी हुई है, इस तरीके से ये खिसक जाती है। और यहीं से हम बॉबिन को निकाल कर और इंसर्ट कर सकते हैं। और ये हमारी सुई है। और सुई आप सभी को पता भी होगा, ये बेसिक सी है बात है कि सुई सभी कपड़ों के हिसाब से अलग होती है, बिल्कुल एकदम। तो जो भी जिस भी तरह का कपड़ा होगा उसी के हिसाब से सुई होगी। इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो दूंगी कि कौन सी सुई किस कपड़े पर हम यूज कर सकते हैं। ये जो है ये हमारा बॉबिन वाइंडर है। इसका यूज क्या होता है, कुछ लोग अब पूछेंगे इसका यूज क्या होता है। इसका यूज ये होता है कि हम बॉबिन को इस तरीके से इसमें लगाएंगे और इस तरीके से लगाते हैं और इसे नीचे इस तरीके से रखेंगे। और जब हम मशीन को इस तरीके से चलाते हैं तो ये भी मूव करता है। ये देखिए इस तरीके से ये मूव कर रही है ना हमारी बॉबिन, दिख रही होगी आपको। इस तरीके से हम इसमें धागा भरते हैं इसकी मदद से। बॉबिन वाइंडर कहते हैं इसे। उसके बाद आती है स्पूल पिन। स्पूल पिन क्या होता है, जो ये हमारी पिन लगी होती है ना जिसमें हम रील को फिक्स करते हैं इस तरीके से, ये हमारी स्पूल पिन कहलाती है। ये किसी किसी मशीन में 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। मेरी मशीन में 2 थी, 1 निकल गई शायद, तो 1 है।
ये हमारी मशीन में होती है, कुछ लोगों की मशीन में यहाँ पर भी होती है। इस तरीके से ये हमारी स्पूल पिन होती है। और ये जो है हमारा ये स्टिच रेगुलेटर होता है। इसकी मदद से हम जो हमारा बखिया होता है उसको बड़ा, यानी कि जो हमारी सिलाई आती है उसको अगर हम इसे ऊपर करेंगे तो बड़ा होगा, यानी कि इसमें नंबर दिए गए हैं। 5 नंबर की जो स्टिच होगी वो सबसे बड़ी होगी, 4 नंबर की उससे छोटी होती है, 3 नंबर की उससे थोड़ी छोटी, 2 नंबर की और कम, और 1 नंबर की एकदम बिल्कुल बारीक। और जो 0 नंबर की से अगर हम नीचे लेते आएंगे तो फिर हमारी मशीन ना बैक स्टिच लगाने लगती है, यानी कि लॉक स्टिच जिसे बोलते हैं ना, वो करती है। तो इसका यूज हमारा स्टिच को घटाने बढ़ाने में यानी छोटा बड़ा करने में होता है। इसे स्टिच रेगुलेटर बोलते हैं। और जिनकी भी मशीन हाथ वाली होती है तो उन सभी को पता होगा, ये हमारी मशीन की हत्ती होती है, इस तरीके से हैंडल होता है। तो इसकी मदद से ये अभी मैंने रिमूव किया हुआ है, ये हमारा हैंडल होता है। और ये हमारे जो है ये वाले, ये हमारे मशीन के पैर है। और जो ये वाला पहिया होता है ना, ये वाला ये स्टील का होता है। और ये ना जो है ये हमारी मशीन को गति प्रदान करता है। अगर किसी की मशीन हाथ वाली है तो वो हैंडल इसकी हत्ती की सहायता से चलाता है, और अगर पैर वाली मशीन है तो ये बेल्ट है इस तरीके की, ये बेल्ट इसमें फ्लाई व्हील में अटैच करके तब इसका यूज किया जाता है। ये हमारी मशीन को गति प्रदान करता है, यानी कि हमें जब मशीन को चलाते हैं तो इसी की मदद से, यही हमारा मेन पार्ट होता है मशीन को चलाने में, इसी से हम अपनी बेल्ट को अटैच करेंगे और मशीन को चला पाएंगे। और ये जो होता है ये वाला पॉइंट, ये हमारी मशीन का स्टॉप मोशन स्क्रू होता है। और जो इसमें ये पेंच लगा होता है ना स्टॉप मोशन स्क्रू में, इस पेंच को अगर कस दिया जाए तो हमारी मशीन सिलाई करने लगती है इस तरीके से। और अगर हम इसे ढीला कर देते हैं तो फिर हमारी मशीन बंद हो जाती है। तो जब हम इसमें ना बॉबिन भरते हैं तो हम इस वाले पेंच को ढीला कर देते हैं। ये इस पेंच का काम होता है, स्टॉप मोशन स्क्रू का काम होता है। और ये जो होती है ये हमारी बॉबिन होती है, और इसे हम बॉबिन केस बोलते हैं। बॉबिन को बॉबिन केस में लगाकर शटल में लगाया जाता है। अब शटल में आपको एक बार दिखा देती हूँ इस तरीके से। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये जब मैं ऑयलिंग करूंगी जब दिखा दूंगी आपको पूरा ओपन करके। ये इसके जो हमारा अंदर वाला पार्ट है ये हमारा शटल है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे शटल केस बोलते हैं, शटल नाल बोलते हैं। तो ये हमारा शटल है, इसमें हम बॉबिन लगाते हैं। तो ये था आज का हमारा बेसिक वीडियो, और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ मेन बेसिक प्रॉब्लम्स जो हमारी मशीन में आ जाती है कई बार, और उनको हम खुद से किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है हमारी सुई की। कई बार ऐसा होता है कि हमारी सुई बार बार टूटती है या फिर तिरछी सिलाई देती है। तो उसके 2 ही रीजन होते हैं। पहला, अगर आपकी सुई तिरछी है तो आपकी सुई तिरछी है ना, तो फिर वो टेढ़ी सिलाई देने लगती है। तो सबसे पहले आप सुई को एक बार सीधा लगा कर देखें। और अगर आपकी सुई बार बार टूट रही है तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग सही सुई का चयन नहीं किया है। तो फैब्रिक के अकॉर्डिंग सही नंबर की सुई चूज करें, क्योंकि हर फैब्रिक के लिए अलग सुई होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें चूज करना होता है कि कौन सी सुई हमें कौन से फैब्रिक में यूज करनी है। इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो लेने वाली हूँ कि कौन से फैब्रिक पर कौन सी सुई जाएगी, तो वो हम उस वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ मेन प्रॉब्लम ये होती है कि सुई टूटती क्यों है। जब हमारी या तो सुई फैब्रिक के अकॉर्डिंग नहीं होती है या फिर हमारी सुई तिरछी लगी होती है, तो हमारी सुई तिरछी लगने की वजह से सिलाई तिरछी आने लगती है। तो एक तो प्रॉब्लम हमारी ये हो गई। सेकंड प्रॉब्लम हमारी क्या आती है, तो सेकंड प्रॉब्लम हमारी आती है मोस्टली कि हमारा प्रेशर फुट के नीचे से कपड़ा फिसलने लगता है। अब उसका रीजन ये हो सकता है कि या तो आपके प्रेशर फुट का स्क्रू लूज है, तो आप उस जो स्क्रू लूज है उसको टाइट कर देखें। और अगर टाइट करने के बाद भी आपका फैब्रिक कपड़ा फिसल रहा है प्रेशर फुट के नीचे से, तो आप अपना फुट चेंज कर ले। फुट में कोई प्रॉब्लम हो, कई बार फुट नीचे से ना खराब हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, तो आपको फुट चेंज कर लेना चाहिए। तो ये हमारी मेन प्रॉब्लम होती है इसमें, और कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। थर्ड प्रॉब्लम हमारी बेसिक क्या हमारी वो बॉबिन में और बॉबिन केस में आती है। वो ये होता है कई बार हमारा धागा उलझने लगता है, बार बार टूटने लगता है, या फिर हमारा जो जब हम मशीन में सिलाई लगाते हैं तो ऊपर के साइड जो हमारी सिलाई आती है उसमें लूप बनने लगते हैं। तो उसका एक रीजन ये हो सकता है कि आपके बॉबिन केस में ना कहीं पर धागा फंसा हुआ है और इसलिए वो ढीला हो चुका है। तो या तो अगर उसका स्क्रू ढीला है तो स्क्रू को टाइट करें, और अगर उसमें कुछ फंसा हुआ है तो उसे निकाल कर एकदम साफ क्लीन करके तब उसमें बॉबिन डालें। और अपने टेंशन जो हमारी मशीन की टेंशन होती है उसका स्क्रू भी थोड़ा टाइट कर लें,
कई बार उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारी बेसिक सी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम इनको ना जब भी फिक्स कर सकते हैं। अब ये मैं नहीं बता सकती आपको कितना लूज या कितना टाइट करना है, क्योंकि ये तो आपको स्क्रू घुमाने पर, आपने कितना स्क्रू घुमाया है उस पर डिपेंड करता है। तो आप एक बार पूरी मशीन किसी वेस्ट फैब्रिक पर यूज करके देखिए, मशीन को चलाकर देखिए कि कैसा धागा दे रही है, और एक बार टेंशन को सेट करके देखिए, और टेंशन में प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो फिर आपके बॉबिन केस में प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व करें। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब भी हमारा ऊपर का धागा ढीला होता है तो हमारी जो नीचे की सिलाई होती है वो खराब आने लगती है, और जब हमारा नीचे बॉबिन केस से धागा लूज होता है तो हमारी ऊपर की सिलाई खराब आने लगती है। तो ये हमारा एक बेसिक सा पॉइंट है कि जब भी हमारी नीचे की सिलाई जो होती है उसमें प्रॉब्लम है तो समझ जाना कि हमारा जो टेंशन है उसमें से हमें ठीक करना है, और जब भी हमारी ऊपर की सिलाई खराब आए तो आपको बॉबिन केस से स्क्रू टाइट करना है, वहां से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको वहां पर ठीक करना है। और अगर आपकी मशीन भारी चल रही है या फिर जाम हो रही है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी मशीन में कोई पार्ट जाम हो गया है, या फिर अगर आपकी मशीन बार बार रुक रही है, चलते चलते जाम हो रही है, तो उसमें यही प्रॉब्लम होगी कि आपकी मशीन का कोई पार्ट जाम हो गया है। तो उसे ऑयलिंग करे, मशीन को अच्छे से हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग जरूर करे, इससे आपकी मशीन जो है ना वो भारी भी नहीं चलेगी और स्मूथ चलेगी। आपकी मशीन एक जब भारी चलती है, जब मशीन में धागा फंस जाता है, तो वो भी आप अपने शटल में चेक करें कि कोई धागा तो नहीं फंसा हुआ है, या फिर आप अच्छे से ऑयलिंग नहीं करते हैं तो भी आपकी मशीन भारी चलती है। आपको हफ्ते में 2 बार तो कम से कम मशीन में ऑयलिंग करनी ही चाहिए, इससे आपकी मशीन अच्छे से चलेगी और काफी लॉन्ग टाइम तक चलेगी। और अगर जब भी आपका मशीन का काम फिनिश हो जाए तो उसके बाद आप अपनी मशीन को अच्छे से साफ करके ऑयलिंग करके रख दें। हफ्ते में 2 बार तो कम से कम ऑयलिंग करें, इससे आपकी मशीन का कोई भी पार्ट जाम नहीं होगा और प्रॉपर अच्छे से मशीन वर्क करेगी, अच्छे से स्टिच देगी। तो इस तरीके से आपको अपनी मशीन की रिपेयरिंग भी करनी है, केयर करनी है। इस तरीके से हम अपनी मशीन को काफी लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।